नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो एक बुक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इसे मैं आज से आरंभ करने वाला हूँ। बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि सर इसे आप लोग शुरू कीजिए, तो आज देखिए बच्चों मैं ये बुक शुरू कर रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रख लेना, ये बुक अगर आपको समझनी है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी बातें ध्यान से समझते हुए चलेंगे। हालांकि ये जो पूरी बुक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 11th और 12th के लिए ये बुक है, लेकिन जो 12th क्लास के विद्यार्थी उनके लिए केवल और केवल आपको आधुनिक काल का जो टॉपिक है ये पढ़ना है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी पहले इसकी भूमिका समझा देता हूं कि अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की जो परंपरा है एक लंबी परंपरा रही है। यानी कि सबसे पहले अगर इतिहास किसी ने लिखा था हिंदी के अंदर अगर बात करें तो वो गारसादी तासी, ठीक है, गारसादी तासी नामक एक व्यक्ति हुए थे। और अगर व्यवस्थित तौर पर किसी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के काल विभाजन की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन अगर हम करें तो वहां पर सबसे पहले जो होता है जो आदिकाल होता है। नंबर एक कौन सा होता है? आदिकाल होता है। नंबर दूसरा जो होता है वह भक्ति काल होता है। तीसरे नंबर का जो काल होता है उसे रीति काल कहते हैं, और जो चौथे नंबर का काल होता है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। तो हमारे यहाँ कोर्स के अंदर हिंदी साहित्य का जो चौथा चरण है जो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसे गद्य काल भी कहते हैं। और आधुनिक काल को जो गद्य काल कहते हैं तो उसके अंदर भी अगर हम उसका वर्गीकरण करें तो कई भागों में उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए आधुनिक काल के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन बनता है, शुरुआत के अंदर ये क्वेश्चन बनता है कि भाई हिंदी साहित्य के अंदर जो आधुनिक काल है उसको कितने उपकालों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। तो वहां पर आप ये देखिएगा बच्चों कि मुख्य तौर पर अगर हम बात करें प्राकृतिक दृष्टि से यानी प्रक्रियात्मक रूप से अगर उसको देखें तो उसे 4 उपकालों में विभाजित कर सकते हैं। 4 उपकालों में कैसे विभाजित कर सकते हैं? यानी कि सबसे पहले हम कह सकते हैं भारतेंदु युग। क्या कह सकते हैं? भारतेंदु युग। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो वह द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और तीसरे नंबर के अंदर हम बात करें तो छायावादी युग। और चौथे नंबर के अंदर छायावाद उत्तर युग। तो जो छायावाद उत्तर युग है उसी के अंदर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कहानी आंदोलन, ये कई तरह की काव्य धाराएं उसके अंदर आती हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसे कितने उपकालों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। तो इसको आप कहेंगे कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसे प्रक्रियात्मक रूप से अगर देखें तो उसे 4 उपकालों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन की भाषा है इसे मैं आप लोगों को समझाऊं उससे पहले मैं आपको ये पूरी डिटेल में समझा देता हूं कि आधुनिक जो काल है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई आधुनिक जो काल है इसके सारे चरण एक बार आप समझ लीजिएगा। तो आधुनिक काल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो पहला काल है जो किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग। किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भारतेंदु युग है तो भारतेंदु युग का नामकरण किस आधार पर हम इसे पढ़ेंगे, किस आधार पर इसका नाम पड़ा है। यानी ये जो आधुनिक काल का जो पहला चरण है भारतेंदु युग, तो इसके नामकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही जो आधुनिक काल है ये किस किस उपनाम से जाना जाता है और कौन कौन से जो लेखक कवि हैं उन्होंने या इतिहासकारों ने आधुनिक काल को किस किस नाम से संबोधित किया है। तो ध्यान देखिए बच्चों, पहला युग भारतेंदु युग होता है। दूसरे नंबर का जो युग है वह द्विवेदी युग होता है। कौन सा युग होता है? द्विवेदी युग होता है। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो वह छायावादी युग। कौन सा युग होता है? छायावादी युग होता है। और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो छायावाद उत्तर युग होता है। लेकिन उस छायावादी युग के बाद ही, छायावाद उत्तर का मतलब होता है छायावाद के बाद, तो छायावादी युग। तो यहां 5वें नंबर पर हम बात करें तो जैसे प्रयोगवादी युग, कौन सा हो गया? प्रयोगवादी युग। और इसी के अंदर 5वें नंबर पर क्या हो गया?
प्रगतिवादी युग। क्या हो गया? प्रगतिवादी युग। और अगर छठे नंबर पर हम बात करें तो वह हो गया नवलेखन या नई कहानी आंदोलन। तो इस तरह से ये जो 3 आ रहे हैं लास्ट के अंदर, इसे जब आप याद करेंगे तो इसको आप एक नाम दे देंगे, यानी कि तीसरे नंबर के बाद जो चौथे नंबर का हो गया वह क्या हो गया? छायावादोत्तर युग। यानी कि छायावाद के उत्तर का जो युग है, छायावाद उत्तर युग। तो ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावाद उत्तर युग। अब इनके जो समय है को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो छायावाद युग की हम बात कर रहे हैं, इनका जो समय है वो कब कब कैसे कैसे रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूरे ढंग से लिखवाऊंगा। साथ में ये भी देखिएगा, जो भारतेंदु युग है इसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण काल। अब ये पुनर्जागरण काल का मतलब क्या है, इसे समझिए। पुनर्जागरण काल इसको कहा जाता है। और पुनर्जागरण काल का मतलब क्यों आता है कि देखिए, जब रीति काल के अंदर काव्य लिखा जाता था, यानी कि आधुनिक काल से पहले का जो चरण था वो किस नाम से जाना जाता था? रीति काल के नाम से जाना जाता था। और रीति काल के अंदर जो काव्य लिखा गया था, जो साहित्य लिखा गया था, वो केवल दरबार तक सीमित रह गया था, यानी कि राजाओं के दरबार तक सीमित रह गया था। उसे दरबारी काव्य कहा जाता है। तो रीति काल के अंदर काव्य जो है या जो लेखन कार्य है वो इतना अधिक नहीं हुआ है। वहां पर केवल लक्षण ग्रंथों को लिखे गए थे। तो वहां पर वापस से जब आधुनिक काल की बात आती है तो वह पुनर्जागरण काल, यानी कि फिर से जागरण काल का समय हुआ था। इसमें भारतेंदु युग ने एक पत्रिका 1868 ईस्वी के अंदर प्रकाशित की थी, जिसका नाम है कवि वचन सुधा। क्या नाम है? कवि वचन सुधा। यानी भारतेंदु जी ने एक पत्रिका आरंभ की थी जिसका नाम क्या है? कवि वचन सुधा। और उस कवि वचन सुधा के प्रकाशन से, प्रकाशन वर्ष के वजह से वहाँ पर बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाओं को उस पत्रिका के माध्यम से क्या करवाना शुरू हुआ? प्रकाशन उनका होना आरंभ हुआ। तो मानो लेखन की एक तरह से एक भंडार शुरू हो गया। तो वो पुनर्जागरण काल के नाम से चल रहा है। और ये जो द्विवेदी युग है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण से नाम पड़ा है। ठीक है ना? जागरण सुधार काल, इसको क्या बोला जाता है? जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। ठीक है, इसे जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। और यहां पर पंत निराला जो युग है, इसको छायावादी युग के जो 4 स्तंभ हुए हैं, छायावाद के अंदर 4 ऐसे कवि हुए हैं जिनके आधार पर इसे नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो कौन है इसके अंदर हम बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद हैं और मैथिलीशरण जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक है महादेवी वर्मा। इन सभी को हम कह सकते हैं कि इस युग के अंदर इन्होंने छायावादी युग की अंदर प्रकृति के मनोहारी चित्रों का यहाँ पर वर्णन किया है। तो सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। और छायावाद उत्तर के बाद में ये युग होता है प्रयोगवादी युग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को जानने वाले हैं कि आधुनिक जो काल है उसका विभाजन किस ढंग से किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखिए बच्चों, एक तो मैं यहाँ आपको नोट्स उपलब्ध मैं आपको खुद लिख करके नहीं देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो देखकर ही अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आती रहे। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो मैं नोट करवा देता हूं। इसे तो आप एज इट इज नोट कर लेंगे, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि एक बार एक भूमिका मैं आप लोगों के सामने तैयार कर देना चाहता था। तो आगे हम लोग देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को कितने उपकालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। यहां पर मैं प्रश्न नोट कर देता हूं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को कितने उपकालों में विभाजित किया
जाता है। तो इसका उत्तर भी एंड टू एंड लिखवा देते हैं, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को 4 उपकालों में विभाजित किया जाता विभाजित किया जाता है। नंबर 1 भारतेंदु युग, इस युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। यह काल भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों के रचना समय तक चलता रहा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं। इसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं। यह युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन से लेकर सन 1920 ईस्वी तक प्रचलित रहा है। तीसरे नंबर पर है छायावादी युग। छायावादी युग, इसे प्रसाद पंत निराला युग भी कहते हैं। इस युग के 4 प्रमुख स्तंभ हुए हैं। चार स्तंभ हुए हैं जो इस प्रकार हैं। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा।
यह युग 1920 ईस्वी से स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ समय पहले तक चलता रहा है। इसी युग में प्रयोगवादी, प्रगतिवादी एवं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, यह युग 1920 ईस्वी से स्वतंत्रता प्राप्ति कुछ समय तक चलता रहा। अब चौथे युग जो है छायावाद उत्तर युग रह गया, इसको ध्यान में रखिएगा। एक ये देखिए, यानी जो चौथा युग है छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग इसे अनेक विद्वान स्वतंत्रता स्वतंत्र उत्तर युग भी कहते हैं। इस युग में विभिन्न काव्य धाराओं का उदय हुआ। इस युग में प्रयोगवादी, प्रगतिवादी एवं नवलेखन काव्य धाराएं प्रचलित हुई। नई काव्य धाराएं क्या हुई? प्रचलित हुई। इस प्रकार आधुनिक काल को साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसको कितने उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। अभी मैं बाकायदा यहाँ पर सन वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि कई बार आपको सन याद करने में कन्फ्यूजन रहता है। तो अभी मैं इसके जो आधुनिक काल है इसके नामकरण के ऊपर भी बात करूँगा कि इसका नामकरण क्या है, अलग अलग विद्वानों ने किस किस नाम से इसको जाना है। लेकिन ये क्वेश्चन आप सबसे पहले इसका आधारशिला है ये आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेंगे कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसको चार उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक अगर बात करें तो भारतेंदु युग, जिसे युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। और यह काल जो है भारतेंदु मंडल के जितने भी साहित्यकार हुए उनके रचना समय तक यह काल चलता रहा है। तो भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक करके सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसे चार उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक भारतेंदु युग,
भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। यह काल भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों के रचना समय तक चलता रहा है। नंबर दूसरा है द्विवेदी युग। इस द्विवेदी युग को ही जागरण सुधार काल कहते हैं और यह युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आगमन से और सन 1920 ईस्वी तक प्रचलित रहा है। तीसरे नंबर का जो युग है छायावादी युग है। इसी युग को हम प्रसाद पंत निराला युग के नाम से भी जानते हैं और छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ हुए हैं। उन चारों के नाम आप लोग ध्यान रख सकते हैं, यानी जयशंकर प्रसाद हो गया, मैथिली शरण गुप्त हो गया, कौन सा हो गया, मैथिली शरण, ये बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये सुमित्रा नंदन पंत है यहाँ पर। ये मैथिली शरण तुमको यशोधरा काव्य पढ़ा रहा ना, वही ध्यान रह गया, इसमें ध्यान रखना। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा, ये 4 जो हैं इसके स्तंभ हुए हैं। इन चारों को ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को लेकर नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी तैयारी करवाना चाहता हूँ कि ये जो हिंदी साहित्य का जो आपकी आधुनिक काल है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन आने हैं और चारों जो क्वेश्चन है जैसे 4-4 नंबर के आपके एग्जाम में आते थे, लेकिन इस बार मॉडल पेपर में थोड़ा सा बदलाव हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इस युग के अंदर हम ये जो चारों राइटर है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चारों जो राइटर हैं वो हम याद भी करेंगे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है आप लोगों का, जो सरयू बुक चल रही है उसमें वो कविताएं पढ़ेंगे। अभी मैथिली शरण गुप्त हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और यह युग 1920 ईस्वी से और स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय पहले तक ये चलता रहा है। और चौथा जो युग है छायावाद उत्तर युग, छायावाद उत्तर युग है, इसको अनेक विद्वान जो है स्वतंत्र उत्तर युग भी कहते हैं। और इस युग में विभिन्न काव्य धाराओं का क्या हुआ है, उदय हुआ है। और इस युग में प्रयोगवादी, प्रगतिवादी एवं नवलेखन काव्य धाराएं क्या हुई हैं, प्रचलित हुई हैं। और इस प्रकार आधुनिक काल को साहित्यिक प्रवृत्तियां, अब ये साहित्यिक जो प्रवृत्तियां होती हैं, प्रवृत्तियों का मतलब होता है कि साहित्य के अंदर जो एक कालखंड ऐसा होता है जिसमें एक किसी विशेष विषय को ध्यान में रख करके और लेखन कार्य किया जाता है, तो वह उसकी प्रवृत्तियां हो जाती हैं, यानी उसकी विशेषताएं हो जाती हैं। प्रवृत्तियों को अगर साधारण शब्दों में बात करें तो हम ये कह सकते हैं विशेषताएं। तो साहित्यिक विशेषताओं के आधार पर इनको कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को 4 उपकालों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। 4 उपकाल कौन कौन से, नंबर 1 कौन सा है, भारतेंदु युग है, नंबर दूसरा कौन सा है, द्विवेदी युग है, तीसरा युग कौन सा है, छायावादी युग है, और चौथे नंबर का युग है छायावाद उत्तर युग। कौन सा युग है, छायावाद उत्तर युग, ठीक है। और इन सभी के अंदर हम बात करेंगे कि भारतेंदु युग के अंदर कौन कौन से कवि हुए हैं, द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि हुए हैं। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि उन कवियों ने, उन लेखकों ने किसी ना किसी समाचार पत्र या पत्रिका का क्या किया होगा, संपादन कार्य जरूर किया होगा। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, वो रचनाएं आपको माइंड में रखनी है। एक एक बात बिल्कुल अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे, विश्वास करिएगा। जब हम लोगों ने अब शुरुआत कर दी है तो बहुत मस्त तरीके से आपकी ये बुक क्लियर हो जाएगी। जुड़े रहिए इसी विश्वास के साथ में। अब देखिए हम यहाँ, हालांकि ये जो बुक है आपकी हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास, इसके अंदर आधुनिक काल से हम लोग पढ़ेंगे। ये चौथा काल है आधुनिक काल, यहाँ से हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ सिर्फ अभी फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट पैराग्राफ भी मुझे अभी समझाना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आधुनिक काल का जो नामकरण है, उसके नामकरण को लेकर के मुख्य रूप से जो 4 आधार रखे गए हैं, और वो 4 आधार क्या क्या हैं, ये सब बात आप दिमाग में रखेंगे आधुनिक काल के नामकरण को लेकर के। तो सबसे पहली बात तो है कि भारतेंदु जी का जो जन्म है वो 1850 ईस्वी के अंदर हुआ। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आधुनिक काल का जो नामकरण है वो भारतेंदु युग इसलिए पड़ा क्योंकि ये भारतेंदु का क्या है, अवतरण दिवस है, यानी कि जन्म दिवस है। अवतरण दिवस का मतलब क्या है, जन्म दिवस है। तो उनके जन्मदिन
को आधार मान करके कुछ लोग ये कहते हैं कि आधुनिक काल का जो आरंभिक सीमा है, यानी कि आधुनिक काल की आरंभिक सीमा कौन सी होनी चाहिए, तो ज्यादातर विद्वान तो इसको कहते हैं 1843 का नाम लेते हैं, लेकिन 1843 में आपको बाद में बताऊंगा, बुक वाली जो बात आपकी लिख रखी है, पहले मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ में लेके जाना चाह रहा हूं कि इसके आधुनिक काल का जो नामकरण है, इसको लेकर के 3 तरह के मत प्रचलित हैं। कितने तरह के मत प्रचलित हैं? 3 तरह के। नंबर 1 मत है 1850। 1850 में कौन सी घटना घटी है? 1850 के अंदर, मैं यहां पर एक बार इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, फिर मैं वापस से आपको समझाता हूं नामकरण को लेकर के। आधुनिक काल की आरंभिक सीमा, यानी कि आधुनिक काल की जो आरंभिक सीमा है उसके लिए 3 तरह के मत प्रचलित हैं। कितने तरह के मत प्रचलित हैं? 3 तरह के मत प्रचलित हैं, यानी कि 3 मत प्रचलित हैं। अब ये 3 मत कौन कौन से प्रचलित हैं? एक मत तो जो है वो ये है 1850। अब ये 1850 ईस्वी का आधार क्या बताते हैं कि जो 1850 ईस्वी है, आधुनिक काल का जो अग्रदूत है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वर्ष होने के कारण इसे स्वीकार किया जाता है। यानी 1850 को इसलिए स्वीकार किया जाता है कि आधुनिक काल के जो जनक के रूप में या अग्रदूत के रूप में कौन है? कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म दिवस होने के कारण, यानी 1850 ईस्वी के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। इस कारण आधुनिक काल का जो आरंभिक सीमा है वो कुछ विद्वान 1850 ईस्वी को मानते हैं। तो पहला मत तो इनकी आरंभिक सीमा को तय करने के लिए जो आता है वो आता है 1850 ईस्वी। और दूसरे मत की अगर हम बात करें तो एक 1857 ईस्वी, दूसरा जो मत आता है वो क्या आता है बच्चों? 1857 ईस्वी। तो देखिए 1857 ईस्वी में क्या हुआ था भाई? 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के बाद हर देश के अंदर जो भी कवि या लेखक थे उनके लेखन कार्य में एक नया ही विषय, देश की आज़ादी को लेकर के वो लिखने लग गए थे। तो कह रहे हैं कि 1857 ईस्वी के अंदर देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस वजह से कई लेखक और कवि जो हैं अपनी रचनाओं के अंदर उस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई चीज़ें लेकर आते हैं। तो जो नगेंद्र जैसे इतिहासकार हैं इसी वर्ष से आधुनिक काल का क्या मानते हैं? प्रारंभ मानते हैं। यानी कि 1857 ईस्वी वर्ष में भारत का पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके कारण कवियों और लेखकों को लेखन के लिए एक नई विचारधारा क्या हो गई थी? प्राप्त हो गई थी। और नगेंद्र जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। तो यहां पर 1857 में क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। तो जो कवि थे यानी कि कवियों व लेखकों को नई विचारधारा प्राप्त हुई, अतः नगेंद्र, ये भी इतिहासकार है नगेंद्र जैसे इतिहासकार जो हैं आधुनिक काल की
प्रारंभिक सीमा 1857 को मानते हैं, 1857 ईस्वी को मानते हैं। और तीसरे तरह का जो मत है बच्चों वह है 1868 ईस्वी। अब 1868 ईस्वी के अंदर क्या हुई था कि 1868 ईस्वी के अंदर ये भारतेंदु जी के द्वारा जो कवि वचन सुधा एक पत्रिका है, कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष है, ये प्रकाशन वर्ष है 1868। 1868 के अंदर ये कवि वचन सुधा जो पत्रिकाएं क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और इस पत्रिका के माध्यम से कई लेखक और कवि जो है अपनी रचनाओं को सामने लाए थे। इसी वजह से यहाँ कह सकते हैं कि जो आधुनिक काल की आरंभिक सीमा है वो 1868 ईस्वी को कुछ विद्वान क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जैसे विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो 1868 ईस्वी को ही इसकी आरंभिक सीमा स्वीकार करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले जो अपनी पत्रिका है कवि वचन सुधा वो 1868 ईस्वी में निकाली थी और इसी पत्रिका के माध्यम से हिंदी के एक नए युग की शुरुआत हुई थी, इस पत्रिका के माध्यम से। ठीक है ना, तो इसे ही हम इस चीज को जान सकते हैं। और एक संक्रांति काल आता है, क्या चीज होती है बच्चों, संक्रांति काल, संक्रांति काल। अब ये संक्रांति काल क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा 1843 की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 1843 ईस्वी से लेकर और 1868 ईस्वी के बीच का जो समय है इसकी हम बात करेंगे। 1843 से लेकर के और 1868 ईस्वी के बीच में। तो अगर हम बात करें तो ये जो आधुनिक काल है इससे पहले का जो काल था वह रीति काल था और रीति काल के बाद में जो दूसरा काल आया था वो क्या आया था, आधुनिक काल आया था। तो 1843 से लेकर और 1868 के बीच में रचना कार्य जो है इतना अधिक नहीं हुआ था। ठीक है ना, इतना अधिक लेखन कार्य नहीं हुआ था और उनका प्रकाशन भी नहीं हुआ था, क्योंकि उससे पहले अगर हम बात करें 1843 बाद 57 में क्या हो गई थी, क्रांति हो गई थी। तो देश में कई तरह की चीजें जो हैं उथल पुथल चल रही थी वहां पर। तो इस वजह से जो रीति काल और आधुनिक काल के मध्य का ये जो समय है, इसी समय को हम किस नाम से जानते हैं, संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल की जो समाप्ति काल है 1843 और आधुनिक काल की जो शुरुआत है 1868 ईस्वी के बीच के जो 25 साल हैं इन्हें हिंदी साहित्य का संघर्षशील अवस्था में रहा और इसी अवधि को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जाता है। इसी साहित्य को क्या कहा जाता है, तो 1843 के अंदर क्या हुआ था, रीति काल की समाप्ति, रीति काल की क्या हुई है, समाप्ति हुई है। ठीक है, और 68 के अंदर क्या हुई है, आधुनिक काल का आरंभ हुआ है, आधुनिक काल का आरंभ हुआ है। ठीक है, तो इस दौरान ये जो 25 साल का समय है, कितने साल का समय है, ये 25 वर्षों का समय है। इस दौरान जो साहित्य है वो अपनी संघर्षशील अवस्था में रहा था, यानी बहुत कम साहित्य लेखन कार्य हुआ था। इस वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन 25 साल के समय अवधि को संक्रांति साल का है, हिंदी साहित्य में संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1843 ईस्वी में रीति काल की समाप्ति, 1868 ईस्वी में आधुनिक काल का क्या हुआ है, आरंभ हुआ है और इसके बीच का जो समय है उसे संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आधुनिक काल की जो समय सीमा है उसको आप निर्धारित कीजिए, उसे आप बताइएगा। तो देखिए ये जो फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है इसको मैं पढ़ने वाला हूं आप लोगों के सामने कि क्या ये चीज हम समझ सकते हैं। तो देखिए, भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था। यानी कि जो भारतेंदु युग है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण काल बोलते हैं। भारतेंदु युग जो है उसको ही पुनर्जागरण युग बोलते हैं और उसका जो उदय हुआ वो हिंदी कविताओं के लिए एक नई जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ, किंतु इसके सीमांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यानी कि आधुनिक काल के
आरंभिक सीमा का निर्धारण करने में विद्वानों में क्या है, मतभेद है। यानी कुछ विद्वान इसकी आरंभिक सीमा जो है 1850 ईस्वी मानते हैं और नगेंद्र जैसे इतिहासकार इसमें 1857 मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे जो विद्वान हैं वो 1850 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे जो विद्वान हैं वो 1868 ईस्वी को आधुनिक काल की आरंभिक सीमा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ है और 1885 ईस्वी के अंदर भारतेंदु जी का देहांत हो गया है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में मैं विस्तार से बात करने वाला हूं आप लोगों के सामने जब हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे। अभी केवल समय निर्धारण की बात हो रही है कि आधुनिक काल का जो आरंभिक सीमा है इसके सीमांकन की बात चल रही है। ठीक है, तो रचना काल की दृष्टि में रखकर संवत 1925 से और 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी गई है। यानी कि ये जो भारतेंदु युग है इसे पुनर्जागरण काल या प्रथम उत्थान, ये शब्द भी ध्यान रखना, प्रथम उत्थान की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। और इस काल को हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से लेखन कार्य से समृद्ध माना है, किंतु उनके द्वारा निर्धारित काल अवधि से कुछ अन्य लेखकों का वैमत्य है। यानी आचार्य जो रामचंद्र जी हैं या जो हरिश्चंद्र जी हैं उनके लेखकों से मतभेद है, यानी कि उनको मानते नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अतः भारतेंदु युग का जो उदय है 1868 ईस्वी से मानना उचित है और इसी तर्क का अनुसरण करते हुए सरस्वती पत्रिका का संपादन यानी प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी के अंदर हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम बात करेंगे तो सरस्वती पत्रिका जो है 1900 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुई थी, तो भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो कवि वचन सुधा पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी में और 1900 ईस्वी के अंदर महावीर प्रसाद जी की जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन प्रकाशन होने लगा था। तो 68 से लेकर के और 1920 के मध्य के समय को हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक काल के अंदर जो भारतेंदु युग है उसकी बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल में अच्छे से सीखने वाले हैं, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी शुरुआत करी आप लोगों के साथ में और समझाने की कोशिश की है कि हमें हिंदी साहित्य का ये जो आधुनिक काल है इस बुक को कैसे याद करना है और कैसे हम लोग इसको अच्छे से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 16 नंबर की किताब है बच्चों, ये 16 नंबर में पूरे 16 के 16 नंबर आपके आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा विद्यार्थी इसको देखेंगे उतना ही मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा और मैं बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आपको ये बुक सिखा दूंगा। क्योंकि एक बार जब पढ़ाते हैं अपन, पहली बार जब पढ़ते हैं तो हो सकता है 10-5% समझ में आए आप लोगों को, लेकिन जब ये बुक एक बार फिनिश हो जाएगी फिर हम इसकी एक बार चर्चा करेंगे आपसे क्विक रिवीजन की स्टाइल के अंदर, तो ये पूरी बुक आपके माइंड के अंदर बिल्कुल छप जाएगी बच्चों। इसलिए सिर्फ एक निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आप ये शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ने की कृपा करें। मिलते हैं अगली बार इस बुक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।